बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट मेजरमेंट। आज हम जो जीनियस बुक है उनके तमाम एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे। पहले चैप्टर के पहला चैप्टर है मेजरमेंट का। तो इसमें जो पहली एमसीक्यूज है वो है द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड इज कॉल्ड। वो स्टैंडर्ड जिसके साथ हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। ठीक है, यूनिट आपके पास वो स्टैंडर्ड है जिसके साथ हम चीज़ों को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जबकि मेजरमेंट आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें हम अननोन क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड के साथ मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक तराजू है, आपने यहाँ पे रखा है 1 kg का एक पत्थर। 1 kg का आपने यहाँ पे एक पत्थर रखा है और यहाँ पे आपने कोई ऐसी क्वांटिटी रखी है जो कि आपके पास है अननोन। मतलब आपके पास टमाटर है, आलू है, आपके पास मिर्च है। तो ये जो अननोन क्वांटिटी है और ये जो 1 kg स्टोन है ये तो स्टैंडर्ड है। इन दोनों के दरमियान जब आप कंपैरिजन करते हो तो इस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहते हैं? मेजरमेंट। और इसमें ये जो स्टैंडर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो 1 kg का, इसको बेसिकली क्या कहते हैं? यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इसमें फिजिकल क्वांटिटी कौन नहीं है? देखिए, फिजिकल क्वांटिटी में आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। एक आपके पास वो मेजरेबल होना चाहिए, दूसरा ऑब्जर्वेबल और तीसरा कि वो फिजिक्स के लॉज को क्या करें? ओबे करें। तो रेडियस जो है वो मेजरेबल भी है, ऑब्जर्वेबल भी है, टाइम, मोमेंटम। लेकिन पॉइंट जो है ये, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है, ये आपके पास मेजरेबल भी है, ऑब्जर्वेबल भी है, लेकिन फिजिक्स के लॉज को ये ओबे नहीं करते, तो इसी वजह से ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसमें स्टैंडर्ड कौन सी है? स्टैंडर्ड का मतलब ये है फंडामेंटल। तो याद रखिए, हमने अगर आप 7 स्टैंडर्ड क्वांटिटीज रीड कर लें दोबारा, उसमें लेंथ है, उसमें मास है, उसमें टाइम है, उसमें करंट है, टेम्परेचर है, लुमिनस इंटेंसिटी है। तो लुमिनस इंटेंसिटी आपके पास कौन सी क्वांटिटी है? ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिक, ये आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है, फंडामेंटल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसमें कौन सी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है? इधर लिखा है लुमिनस इंटेंसिटी, लेंथ है, इलेक्ट्रिक करंट है, नन ऑफ द अबव। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड, इसमें डिराइव्ड कोई भी नहीं है। लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, ये सारे आपके पास फंडामेंटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके बाद देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ नॉन एसआई यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड मास। इसमें लेंथ और मास के नॉन एसआई यूनिट्स कौन से हैं? नॉन एसआई का मतलब ये है कि वो एसआई ना हो। देखिए, मीटर एसआई है, किलोग्राम एसआई है, मीटर एसआई है, किलोग्राम भी एसआई है। तो इन तीनों में तो कोई राइट ऑप्शन नहीं है। ऊपर आपके पास लिखा है एंगस्ट्रॉम एंड एटॉमिक मास यूनिट। तो एंगस्ट्रॉम एंड एटॉमिक मास यूनिट्स जो है वो नॉन एसआई यूनिट्स है। नॉन एसआई यूनिट्स का मतलब ये है कि वो एसआई नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 6। द यूनिट ऑफ मास इन अ गॉसियन सिस्टम इज। याद रखिए, मास का जो यूनिट गॉसियन सिस्टम में है वो आपके पास क्या है? ग्राम है। देखें, CGS, अगर इसमें आप देख लें तो इसमें ग्राम जो है वो किसकी यूनिट है? वो आपके पास मास की यूनिट है। इसके बाद है इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डैश। हमें कह रहे हैं कि ये आपके पास एक सर्कल है, ये इस सर्कल का अंदर वाला एरिया है, ठीक है, और ये उस सर्कल का क्या है? रेडियस है। हमें कह रहे हैं कि अगर इस सर्कल का एरिया जो है वो इसकी रेडियस के बराबर हो तो आप मुझे बताएं इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। हमें कह रहे हैं कि इस सर्कल का, देखिए हमें कह रहे हैं कि ये आपके पास एक सर्कल है, ये उस सर्कल का गोल दायरा जो घूम रहा है ये सरकमफेरेंस है, और अंदर जो है वो आपके पास एरिया है। अगर सरकमफेरेंस जो है वो आपके पास एरिया के बराबर हो तो आप मुझे बताएं रेडियस कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, सरकमफेरेंस जो है सर्कल का वो कितना है? 2πr, और एरिया कितना है? πr²। तो पाई पाई के साथ कैंसिल, r जो है वो एक r के साथ कैंसिल, r इज इक्वल टू 2 टू रेडियस आपके पास कितना होगा? 2 मीटर। इसके बाद है द एंगल सबटेंडेड बाय द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एट द सेंटर। देखिए, ये आपके पास एक सर्कल है, ये उसका रेडियस है। हमें कह रहे हैं कि द एंगल सबटेंडेड द सेंटर, इस सेंटर पे कितना एंगल बनेगा। तो हमारे पास एक फार्मूला था कि 2πr हमारे पास बराबर होता है किसके? 360 डिग्री के। तो याद रखें
2 पाई रेडियन जो है वो आपके पास क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एट द सेंटर। तो 2 पाई रेडियन जो है वो इसके बराबर है 360। इसके बाद है व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 100 पाई। हम ये कह रहे हैं कि ये आपके पास एक सर्कल है, इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, और अगर इसका एरिया आपके पास कितना हो, 100 पाई हो, तो सिंपल सी बात है, सरकमफेरेंस का फार्मूला है 2 पाई आर, और एरिया जो है वो आपके पास जनरली अगर हम सर्कल की बात करें तो आपके पास है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे इन लोगों ने दिया है कितना, 100 पाई, तो पाई पाई के साथ कैंसल, तो आर स्क्वायर आपके पास बराबर है किसके, 100 के। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो 10 का स्क्वायर यहाँ पे ले लें, यहाँ पर भी ले लें, ये और ये आपस में कैंसल, आर इज इक्वल टू 10। तो इस जो है वो आपके पास बराबर है 2 पाई आर के। आर की जगह पे आप क्या कर लें, ये जो आर है इस इज इक्वल टू 2 पाई पुट कर लें, और आर की जगह पे क्या पुट कर लें, 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 पाई रेडियन। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास ठीक है। इसके बाद है आपके पास the angle subtended at the center of a sphere by the area of its surface equal to the radius of a sphere। the angle subtended at the center of a sphere by the area, हमें कह रहे हैं कि ये आपके पास एक स्फेयर है और ये स्फेयर का एरिया है। तो आप मुझे बताएं कि ये स्फेयर का ये जो एरिया है ए, पूरा जो पूरा अगर मैं इस स्फेयर को ले लूं, पूरा एक फुटबॉल जो है वो अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, तो याद रखिए हमारे पास एक फार्मूला था ओमेगा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर मैं स्फेयर की बात कर लूँ तो उसका एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये और ये आपस में कैंसिल, तो ये आपके पास 4 पाई स्टेरेडियन होगा। लेकिन 4 पाई स्टेरेडियन का ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद है द एंगल स्टेरेडियन कैन आल्सो बी कॉल्ड, स्टेरेडियन को याद रखें हम स्क्वायर ऑफ रेडियन भी कहते हैं, सॉलिड एंगल भी कहते हैं। स्क्वायर ऑफ रेडियन इसी वजह से कहते हैं क्योंकि 1 रेडियन जो है वो आपके पास बराबर है 2 पाई के, जबकि 1 स्टेरेडियन जो है वो आपके पास बराबर है 4 पाई की। तो इसका मतलब अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। द एंगल सबटेंडेड द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय इट्स सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये अभी मैंने निकाला है 4 पाई स्टेरेडियन। 1 रेडियन इज इक्वल टू डैश, तो याद रखिए 360 बराबर है 2 पाई रेडियन के। अगर हम दोनों साइड्स को 2 पाई पे देखें, 360 आपके पास बराबर है 2 पाई रेड के। दोनों साइड को अगर आप किस पे डिवाइड कर लें, 2 पाई पे डिवाइड कर लें, तो 1 रेडियन आपके पास बराबर आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई से क्या आता है, 57.3। अब इसके बाद आपके पास है द नंबर, इस नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप जो है डिसिमल पॉइंट लगाएं 3.5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8। द नंबर ऑफ डैश कैन बी रिटन, इसको कहाँ पे प्लेस करें, एक डिजिट के बाद, 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद, 1 2 3, तो 1.234 क्रॉस 10 की पावर -3। अगर लेफ्ट से आप राइट की तरफ जा रहे हो तो पावर जो है नेगेटिव होगा, अगर राइट से आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो पावर आपके पास पॉजिटिव होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1 गीगामीटर टू 1 माइक्रोमीटर। गीगामीटर आपके पास बराबर है 10 की पावर 9 और माइक्रोमीटर बराबर है 10 की पावर -9, सॉरी 10 की पावर -6। इसको ऊपर लेके जाएं, 10 की पावर 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 की पावर 15। 1 गीगाबाइट आपके पास किस चीज के बराबर है, गीगा बराबर है 10 की पावर 9 के, तो सिंपल 10 की पावर 9 बाइट के बराबर है। हाउ मेनी क्यूबिक नैनोमीटर आर इन अ क्यूबिक माइक्रोमीटर। देखें क्यूबिक नैनोमीटर आपके पास किसके बराबर है, माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। लेकिन हमने एक रूल पढ़ा था कि जो पावर बेस यूनिट पे आएगा वो आपके पास इस पर भी आएगा, जो आपके पास यहाँ पे प्रीफिक्स जो भी चीज़ होगी। नीचे आपके पास कितना है,
नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर आपके पास 10 की पावर -9 का क्यूब। मीटर क्यूब और मीटर क्यूब आपस में कैंसल, चीटिया 18, 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -27। इसको ऊपर लेके आए, 10 की पावर -18 प्लस 27, इनसे तकरीबन 10 की पावर -10 की पावर 9 आता है। A student measure a current of 0.5 ampere. Which of the following correctly expresses this result? एक स्टूडेंट ने 0.5 एम्पियर का करंट मेजर किया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? देखिए, अगर मैं इस तरह लिखूं 500 मिली एम्पियर, फिर मैं क्या करूं, 500 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो 0.5 ज़रबे 10 की पावर 3 हो जाएगा। मिली की जगह पे मैं लिख लूं 10 की पावर -3, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो 0.5 500 मिली एम्पियर बराबर है 0.5 एम्पियर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स? इसमें जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो आपके पास राइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगाओगे 10 की पावर -3, पी की जगह पे 10 की पावर -12, 10 की पावर -15 आ जाएगा। बाकी आप सारे ट्राई कर ले, इनमें से किसी से भी 10 की पावर -15 नहीं आता है। इसके बाद है गाल इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन नेम्ड विद गैलीलियो इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। गाल जो है वो GAL से रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद है द प्रीफिक्स टेरा स्टैंड फॉर, टेरा जो है वो स्टैंड होता है 10 की पावर 12 के लिए, पेटा 10 की पावर 15। इसके बाद है द प्रीफिक्स पीको स्टैंड फॉर, पीको जो है वो आपके पास 10 की पावर -12 के लिए स्टैंड होता है। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 माइक्रोमीटर 1 क्रॉस 10 की पावर -6 या 1 म्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हम इस तरह लिख सकते हैं 1 ज़रबे 10 की पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर, या 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके बाद है द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द नंबर 0.0, इसको किस तरह लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख लें 2.3 ज़रबे 10 की पावर -3। एरर इन इट्स टाइप्स, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। जब भी हम ट्रू और मेजर्ड वैल्यू में आपस में डिफरेंस करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास 9.8 एक्चुअल वैल्यू है और आपने जो वैल्यू मेजर की है वो आपके पास आ रही है 9.6, तो अब ये जो एक्चुअल वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू है, इसके दरमियान जो फर्क आ रहा है वो आपके पास क्या है? एरर है। इसके बाद आपके पास है द क्वांटिफिकेशन ऑफ डाउट अबाउट द मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू में आपके पास जो डाउट आ रहा है वो आपके पास क्या है? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की एक और डिफिनीशन भी ये है कि ये आपके पास डिफरेंस है, डिफरेंस, अनसर्टेनिटी आपके पास डिफरेंस है किसके दरमियान? अननोन एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक वैल्यू आपने मेजर की है और एक वैल्यू का आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि एक्चुअल कितनी है, इसके दरमियान जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी। एन एरर दैट कैन बी प्रिडिक्टेड एंड हेंस रिमूवेबल इज कॉल्ड, वो एरर जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और रिमूवेबल है वो आपके पास सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक में आपके पास कितने हैं? 2 हैं, एक आपके पास पॉजिटिव एरर है, एक आपके पास नेगेटिव एरर है, दोनों को हम क्या कहते हैं? जीरो एरर कहते हैं। रेस्टिंग ऑफ मेजरिंग, रेस्टिंग ऑफ मेजरिंग, रेस्टिंग का मतलब ये है कि जंग लग जाना। मेजरिंग अपैरेटस, अपैरेटस का मतलब यह है कि जो सामान है जिसके जरिए आप मेजरमेंट करते हो। तो याद रखें, फॉर एग्जांपल आप कोई पैमाना इस्तेमाल कर रहे हो या आप कोई मीटर रूल इस्तेमाल करते हो, उसको जंग लग जाता है, तो ये सिस्टमेटिक एरर में आता है, क्योंकि ये सिस्टम है। ये एमसीक्यूज जो है, इसका स्टेटमेंट बहुत लेंथी है, ये हम नहीं करते हैं क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज नहीं आते हैं। विच एक्सपेरिमेंटल टेक्निक रिड्यूस द सिस्टमेटिक एरर ऑफ द क्वांटिटी बीइंग इन्वेस्टिगेटेड? सिस्टमेटिक एरर जो है वो कौन टेक्निक जो है उससे इंप्रूव होता है? आप सिंपल इसके ऑप्शंस अगर ना भी पढ़े तो आप सिंपल ये कह लें कि सिस्टमेटिक एरर जो है वो इससे इंप्रूव होता है कि हम इसको इसमें से जीरो एरर को रिमूव करें या किसी अच्छे डिवाइस के साथ इसको क्या कर लें? चेक कर लें। द टाइप ऑफ एरर विच मे अराइज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज और अननोन फैक्टर्स, वो सिंपल आपके पास है जो स्टेटिस्टिकल एरर भी है, ये आपके पास रैंडम एरर भी है, बोथ ए बी एंड सी ऑप्शन है। रैंडम एरर आपके पास ऐसी एरर होती है जो किसी भी काज की वजह से, इसमें से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज, किसी भी काज की वजह से राइज हो सकती है। राउंडिंग ऑफ नंबर इन सिग्निफिकेंट नंबर, 73 जो है उसको अगर आप राउंडिंग ऑफ करें नियरेस्ट 10 में, सिंपल 3 को हटाएं, यहाँ पे लेके 70। 860 नियरेस्ट 100 में कितना आता है? 6 जो है उसको खत्म करें, 5 से ज्यादा है, एक इसमें लगाएं, तो ये सिंपल आपके पास आ जाएगा 900। इसके बाद है 3.14 राउंडिंग ऑफ टू 100 प्लेस।
100 प्लेस का मतलब यह है कि इशारिया के बाद आपके पास कितने डिजिट होने चाहिए? 2। तो 3.14 लिख लें, बाकी एक जो है वो तो 5 से कम है, सिंपल दोनों को रिमूव कर लें। द फिगर 1.2635 राउंडिंग आफ्टर 10th प्लेस। 10th प्लेस के लिए सिंपल इशारिया के बाद आपके पास एक डिजिट होना चाहिए। 6 5 से ज्यादा है तो इसमें एक ऐड कर लें, 1.3। 3.1635 राउंडिंग ऑफ टू 3 डिसिमल प्लेस। इसको 3 डिसिमल प्लेस जो है उसमें राउंडिंग ऑफ करें तो इशारे के बाद 3 डिजिट्स छोड़ें, 1.1635। 5 जो है अगर लास्ट डिजिट आपके पास 5 हो और उसके साथ डिजिट 8 हो तो इसमें एक ऐड करें तो सिंपल ये आपके पास आ जाएगा 3.164। इसके बाद है 143.9 राउंडिंग ऑफ टू 3 डिजिट। 143.9 जो है उसको 3 डिजिट में तीन डिजिट तक राउंडिंग ऑफ कर ले। सिंपल 9 जो है उसको खत्म करे, इसमें एक ऐड करे तो ये आपके पास 144 आ जाएगा। 15.239 राउंडिंग ऑफ टू 10th प्लेस। 10th प्लेस से अगर आप राउंडिंग ऑफ करें तो इशारे के बाद सिंपल आपके पास कोई भी डिजिट बाकी नहीं रहेगी, या आप सिंपल एक डिजिट रख लें। इसको आप 16 तक भी राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। 16 नहीं, यहाँ पे तो 5 से कम है तो 15.2 आपके पास ठीक है, सिंपल 15। इसके बाद है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट वन मेजर्ड द मास ऑफ मस्कीटो टू 1.20 की द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस केस। याद रखिए 10 की पावर ऑफ 10 जो है उसके अलावा जितनी भी डिजिट है वो आपके पास सिग्निफिकेंट है। 1.20 3 डिजिट्स आपके पास आ रहे हैं। 1.239 राउंडिंग ऑफ टू 3 डिजिट्स। इसको 3 डिजिट्स तक आप राउंडिंग ऑफ करें तो सिंपल सी बात है, आप 9 जो है उसको खत्म करें, 3 में एक ऐड करें तो आपके पास सिंपल 1 2 4 आ जाएगा। 134.9 राउंडिंग ऑफ टू 1 डिजिट। 1 डिजिट तक आप इसको कर लें तो आप सिंपल क्या कर लें, आप लिख लें 1.349 ज़रबे 10 की पावर 1 2 2, या सिंपल 1 ज़रबे 10 की पावर 2। तो 10 के अलावा 10 की पावर के अलावा यहाँ पे एक डिजिट आ रहा है। 0.85 राउंडिंग ऑफ टू 2 डिजिट। 2 डिजिट तक आप इसको राउंडिंग ऑफ करें तो 5 जो है उसको खत्म करें, बाकी 8 जो है वो आपके पास इवन है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 0.018 आपके पास आ जाएगा। 83,500 राउंडिंग ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिंपल सी बात है, आप इसको इस तरह लिखें 8.3 ज़रबे 10 की पावर 4। ठीक है, आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 से 4 कर लें, क्योंकि यहाँ पे 5 जो है वो 5 लास्ट डिजिट 5 है और इसके साथ 8 है तो 8.4। 8.995 राउंडिंग ऑफ टू 2 फिगर। 2 फिगर तक अगर आप इसको राउंडिंग ऑफ करें तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, 9.0, क्योंकि लास्ट डिजिट आपके पास 9 है तो इसमें एक ऐड करें 8 में तो 9 हो जाएगा। 3.1415 नो राउंडिंग ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आप इसको राउंडिंग ऑफ करें तो सिंपल 1 2 3 4, ये डिजिट 5 है और ये 8 है तो इसमें एक ऐड करें तो 3 1 4 2। इसके बाद है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट ऑफ 5.05। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 10 के अलावा जितने भी हैं वो सिग्निफिकेंट है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट ऑफ, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द 1 2 3 4 5, इसमें देखिए रूल्स हैं, हमने रूल्स अगर आप बुक में देख लें तो पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकंड रूल आपके पास है कि जीरो अगर इनके बिटवीन आ जाए तो वो भी आपके पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5। इसके बाद है कंटेन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपके पास इशारिया आ गया उसके बाद एक भी नॉन जीरो डिजिट आ गया, फिर कितने भी जीरो आ गए आएंगे सारे आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5, 5 इसमें सिग्निफिकेंट है। इसके बाद आपके पास है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 4.0030। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं, 5। इसके बाद है द स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज विद द लीस्ट काउंट ऑफ 0.008 काउंट, द करेक्ट मेजरमेंट इज डैश। तो इसमें करेक्ट मेजरमेंट कौन सा है, सिंपल सी बात है, अगर इशारिया के बाद आपके पास 3 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं वही करेक्ट होगा। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये वाला आपके पास क्या है, करेक्ट है। 3.00 की पावर 3 कीजिए कंटेन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर। सिंपल इसमें इशारिया के बाद आपके पास कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं, तो सिंपल इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। एक भी डिजिट यहाँ पे आ जाए बाकी सारे जीरो हो फिर भी सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे आपके पास नॉन जीरो डिजिट हो और इशारिया हो।
द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट x इज इक्वल टू के, इसमें कितने हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, सारे सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है इसमें। इसके बाद आपके पास है 9.0 की पर कंटेन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट, एक और दो, इसमें 2 है। इसके बाद है द रिजल्ट ऑफ, इस सब को आपस में ऐड कर लें, इतना टाइम नहीं है, सिंपल आप इसको ऐड कर लें। फिर इसमें जो सबसे कम डिजिट्स है 1 2 यहाँ तक है, इसको राउंडिंग ऑफ कर ली तो इसमें आपके पास आ रहा है सी ऑप्शन। सबको ऐड करो, 4 ते 2 6, 6 ते 7, 7 ते 6 13 और बाकी इशारे को ऐड करें तकरीबन 15 आता है। बाकी इसको भी करोगे, इसको भी, ये ज़रब वाले हैं, ठीक है। मैं ऐसे करूंगा जिसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल डायरेक्टली आप ना हो। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, द प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन, प्रिसीजन किस पे डिपेंड करता है, प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट डिपेंड अपॉन अनसर्टेनिटी। यहाँ पे अनसर्टेनिटी की जगह पे कंसिस्टेंसी अगर लिखा हो तो वो आपके पास बहुत ही बेटर होगा। अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन इन विच हिज सिंपल लेस अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी अगर उसमें कम, अनसर्टेनिटी का मतलब फॉर एग्जांपल प्रिसाइज कितना होगा, 2.1 2.2 2.3 2.4, ये सारे आपस में क्लोज है, कंसिस्टेंट भी है, तो ये आपके पास प्रिसाइज है। A value of acceleration of a free fall on the earth is 10 प्लस माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए 10 प्लस माइनस 2, 10 में से अगर आप 2 निकालो तो 9.8, 10 में से अगर आप 2 ऐड कर लो तो आपके पास 10.2। तो ये जो स्टेटमेंट है, द वैल्यू इज एक्यूरेट बट नॉट, ये आपके पास एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट आपके पास 9.8 तो आ रहा है, प्रिसाइज जो है उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। The length of the certain object measured with a meter stick or a meter rule is 12.9 cm. The precision of the absolute uncertainty in the measurement is, देखिए यहाँ पे लिखा है मीटर स्टिक, मीटर स्टिक का लिस्ट काउंट आपके पास कितना है, वो आपके पास है 1 मिलीमीटर है, लेकिन अगर आप इस सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो इशारे के बाद अगर एक डिजिट है किस में है, डी में, तो डी वाला ऑप्शन सही है। द मेजर ऑफ द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन, एक्यूरेसी जो है वो मेजरमेंट में किस चीज पर डिपेंड करती है, सिंपल आपके पास रिलेटिव एरर पे डिपेंड करती है। द लेंथ ऑफ द सर्टेन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड 12.7 प्लस माइनस 0.01, द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट इज, रिलेटिव एरर की अगर मैं बात करूं ना, सिंपल रिलेटिव एरर आप इस तरह फाइंड करोगे, जो आपके पास अनसर्टिनिटी है उसको ऊपर लिखोगे और जो आपके पास मेजर्ड वैल्यू है इसको नीचे लिखोगे, तो ये आपके पास इससे जो वैल्यू आपके पास आएगी वो तकरीबन आ रही है 0.08, तो ये आपके पास है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अनसर्टेनिटी के मुतालिक। अनसर्टेनिटी बीइंग एन एस्टिमेट इज रिकॉर्डेड बाय डैश सिग्निफिकेंट फिगर। अनसर्टेनिटी जो है उसको हम एस्टिमेट करते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर से, एक से हम एस्टिमेट कर सकते हैं सिंपली। The relative error in the length of an object is 0.08, the percentage error is a dash। देखिए रिलेटिव एरर अगर आपके पास 0.08 है, इसके साथ सिंपली आप क्या मल्टीप्लाई कर लें, 100%। तो इसको आप अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके सॉरी फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 तक़सीम 1000, ये 100 इनके साथ से लग जाएगा, तो ये 10 के लिए आप इशारे लगाओगे 0.8%। The quantity x is to be determined from the equation x is equal to p minus q, where p is equal to 1.27 plus minus 0.02 and q is equal to number. What is the percentage uncertainty in x to the significant figure? देखिए बहुत ही सिंपल है, x is equal to p minus q, p की जगह पे 1.27 लेके और ये आपके पास 0.03, इससे 1.24 आएगा। अब हमसे क्या मांग रहे हैं, व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए आपने पहले डेल्टा भी निकालना है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी। यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये डेल्टा गिवन है और ये डेल्टा बी गिवन है, दोनों को आपस में प्लस कर लें, ठीक है। तो डेल्टा एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, 0.3 जो है ये आपके पास अनसर्टेन वैल्यू है, ठीक है। हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी की फार्मूला क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला है अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू ज़रबे 100%। अनसर्टेनिटी आपके पास 0.03 है, मेजर्ड वैल्यू आपके पास कितनी है 1.24, इस पे डिवाइड कर ले और 100 में इसको क्या दे दें ज़रब।
इसके बाद है द पावर लॉस। The power loss P in a resistor is calculated by formula P is equal to V square divided by R. The uncertainty in the potential difference V is 3% and the uncertainty in resistance is 2%. What is the uncertainty in P? देखिए हमारे पास फार्मूला है P is equal to V square divided by R. ये फार्मूला है P is equal to IV. P is equal to I V ओहम लॉ के मुताबिक किसके बराबर है? IR के बराबर है। तो P is equal to I square R. अब अगर आप I निकाले तो I बराबर है किसके? V डिवाइड बाय R के। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर डाटा R और R कैंसिल, तो P इज इक्वल टू के V स्क्वायर डिवाइड बाय R। अब इसमें एक 3% है, एक 2% है, दोनों को और वॉल्यूम जो है अगर आप उसको देख लें, सॉरी ये जो वोल्टेज है इसके ऊपर आप स्क्वायर लगा है। तो हमने ये रूल पढ़ा था अनसर्टेनिटी में कि अगर कोई भी आपके पास फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है, इसके ऊपर पावर आ जाए n, तो n को आप इसके साथ क्या करोगे? मल्टीप्लाइड। ये 2 पावर आया था तो 2 को हम इसके साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा v के साथ। और यहाँ पे देखें p तो आपके पास बराबर है v स्क्वायर डिवाइड बाय r के, लेकिन हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर हम डेल्टा p निकालेंगे तो हम दोनों को प्लस करेंगे। 2 ज़रबे डेल्टा v प्लस डेल्टा r। 2 ज़रबे डेल्टा v कितनी है? डेल्टा v आपके पास है 3% और r आपके पास है 2%, तो इससे आपके पास 8% आ रहा है। फिर इसके बाद आपके पास है इन अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये इसका स्टेटमेंट बहुत लेंथी है, ये नहीं आएगा, फिर भी मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे आप ये मेजर्ड वैल्यू ले लें। ये 4.7 मेजर्ड वैल्यू है, 2.50 मेजर्ड वैल्यू है, दोनों आपके पास क्या है? अनसर्टेनिटीज। इफ द वैल्यू वर यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर, व्हाट वुड बी द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ। ये सिंपल फार्मूला है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। मैंने उधर निकाला है, तो 2 के साथ दोनों को क्या कर लें? ज़रब कर लें। पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें, मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय अनसर्टेन वैल्यू डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू ज़रब 100%। फिर इनके साथ क्या कर लें? ज़रब। शॉर्ट स्टेटमेंट वाले ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा जिनकी लंबी स्टेटमेंट्स और डायग्राम्स उसमें वो बहुत कम आते हैं। इफ x इज इक्वल टू 9.6 प्लस माइनस 0.01 एंड y इज इक्वल टू के 5.4 प्लस माइनस 0.01, देन देयर सम इज सिंपल। इन दोनों को आपस में जमा कर ले और इन दोनों को आपस में जमा कर ले। 9 और 5 आपके पास क्या हो जाएगा? 14, और ये इशारिया इनसे 15 तकरीबन आता है, तो 15 और 0.1 0.2 आता है। इफ x इज इक्वल टू के 3.4 प्लस माइनस 0.1 एंड y इज इक्वल टू 2.3 प्लस माइनस 0. देन द डिफरेंस में आप सिंपल क्या करोगे? 3.4 माइनस 2.3 करोगे। 3.4 से आप अगर 2.3 निकालोगे तो 4 में से 3 निकलेगा, आपके पास क्या आएगा? 1। फिर इशारिया लगाएं, फिर 3 में से 2 निकलेगा, इनसे आपके पास क्या आएगा? 1.1। ठीक है, और बाकी जो अनसर्टेनिटी वाली वैल्यूज है इनको आपस में क्या कर लें? ऐड कर लें। ठीक है, इसके बाद है द डेंसिटी ऑफ ए स्टील बॉल वाज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द मास एंड डायमीटर वाज मेजर्ड इन 1% एंड डायमीटर ऑफ द मास वाज मेजर्ड विद 1% एंड डायमीटर इज 3%। द कैलकुलेटेड डेंसिटी, सिंपल डेंसिटी का फार्मूला है रो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय v। रो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय v जो है, अगर आपके पास स्टील बॉल है तो 4/3, चूंकि स्फेयर है 4/3 पाई r क्यूब। अब r जो है वो आपको पता है रेडियस डायमीटर का क्या होता है? हाफ, तो d/2 का क्यूब। अब इसके बाद आप सिंपल क्या करोगे? आपको जो m मिला है मास 1% है और जो आपको डायमीटर मिला है उसके ऊपर क्यूब है, तो आप सिंपल 3d कर लोगे, 3 और डेल्टा d। मास आपके पास 1% है, ये 3 आप इसके साथ ज़रब करोगे और ये डेल्टा आपके पास कितना है? 3, तो इनसे तकरीबन आपके पास 10% आएगा। इसके बाद है द अनसर्टेनिटी रिकॉर्डेड इन द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 1.6%। द अनसर्टेनिटी इन द एरिया, एरिया आपके पास बराबर है पाई आर स्क्वायर के। तो आर जो है, पाई तो कांस्टेंट है, सिंपल आर के ऊपर स्क्वायर आया है तो 2 ज़रबे आर। आर आपके पास कितना है? 1.6। 2 ज़रबे 1.6 से आपके पास 3.2 आता है। इसके बाद है द एरिया ऑफ ए बुक हैविंग लेंथ 1 मीटर इन ब्रेड टर्म्स 0.5 मीटर इन सेंटीमीटर इज गिवन बाय। एरिया जो है बुक का वो आपके पास कितना है? 1 मीटर। एंड सिंपल आप क्या कर ले? लेंथ ज़रबे वेट कर लें, तो 1 ज़रबे 0.5 कर ले, इनसे आपके पास क्या आएगा? 1.5 मीटर स्क्वायर आएगा। 5 चिकन 5, इससे 0.5 आ रहा है। ठीक है, बस ठीक है। अब ये तो चूंकि सेंटीमीटर में है, और अगर आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मीटर में, तो सेंटी जो है वो किसके बराबर है?
10 की पावर माइनस 2 के बराबर है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर आया है। अगर स्क्वायर आ जाएगा तो 10 की पावर माइनस 4। यहाँ पे आप 4 जीरो जो है इनके साथ ज़रब करोगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं ज़रब 10 की पावर 4 कर लूँ डॉट 10 की पावर माइनस 4 कर लूँ, इनसे दोबारा वही वैल्यू आएगी। इसके बाद है द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए मास एंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ क्यूब इज आर 3% एंड 2%। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का सिंपल फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। चूंकि वॉल्यूम जो है वो आपके पास बराबर है लेंथ ज़रबे लेंथ ज़रबे लेंथ, इसी वजह से यहाँ पे एल के ऊपर क्यूब लगा है और क्यूब को फिर आगे किया गया है 3 ज़रबे डेल्टा एल। तो 3% मास है, देखें 3% मास और 2% आपके पास क्या है, डेल्टा एल है। इनके साथ 3 को ज़रब किया गया है। अब इसके बाद आपके पास है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 5% एंड 6%। द मैक्सिमम एरर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपके पास सिंपल बराबर है 1/2 mv स्क्वायर के, 1/2 mv स्क्वायर के। आप सिंपल बाकी चीज़ों को इग्नोर करो, पहले डेल्टा एम लिखो और 2 को आगे लेके आओ डेल्टा वी। तो 5 और 6 आपके पास 5 यहाँ पे लिख लोगे सिंपल 5% तो आपने लिख लिया है। देखिए ये 5% है प्लस 2 ज़रबे डेल्टा वी कितना है 6%, 6 दूने 12 और 12 थे 5 17। If two measured quantities are multiplied or divided, in the error in the final result will be equal to the sum of their dash एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बराबर होगा। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टोटल अनसर्टेनिटी के बराबर होती है। तो अगर दो क्वांटिटी जो आप चाहे मल्टीप्लाई कर ले डिवाइड कुछ भी कर ले, उसकी जो टोटल अनसर्टेनिटी है रिजल्ट जो है वो टोटल अनसर्टेनिटी के बराबर होता है और आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2.0 प्लस माइनस 0.1 देन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द रेडियस इज। देखिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अगर आपने निकालनी है सिंपल आप क्या करोगे 0.1 डिवाइडेड बाय 2.0 करोगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सॉरी एब्सोल्यूट के लिए सिंपल बस ये काफी है 0.1 क्योंकि वो टोटल अनसर्टेनिटी होती है। ये आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है। The time of 20 vibration of a simple pendulum recorded by a stopwatch which accurate is 1/10th of a second is 38.8 the time period given by dash। देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर आपने टी निकालना है तो टी आपके पास बराबर है लीस्ट काउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। लीस्ट काउंट हमें दिया गया है वो कितना है 1/10। 1/10 का मतलब 0.1 और वाइब्रेशन आपके पास कितने हैं 20। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 20 1 डिवाइडेड बाय इशारे को खत्म करो नीचे 10 में दर्ज दे दो 1 तकसीम 200। 200 को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो ऊपर लेके जाओ 10 की पावर माइनस 2 तो ये आपके पास 0.5 क्रॉस 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा। अब आपको टाइम पीरियड दिया गया है वो कितना है 38.8 सेकेंड। एक तो आपके पास डेल्टा टी आ गया है ना, ये आपने डेल्टा टी कैलकुलेट कर लिया है। एक टी आपको ऑलरेडी गिवन है वो आपके पास कितना है देखिए अप टू अ सेकेंड ऑफ 38.8 सेकेंड। ये तो t इज इक्वल टू ये जो 1.94 है ये अगर आप इस तरह कर लेना कि 0.005 तकसीम 38.8 ज़रब 100 कर लो तो इनसे तकरीबन आपके पास 1.94 में आएगा। इसके बाद है इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू y नॉट e की पावर माइनस बीटा वेयर बीटा इज अ फिजिकल क्वांटिटी एट इट्स इज अ डैश। इसका डायमेंशन क्या होगा सिंपल आप क्या कर लोगे कि ये जो बीटा स्क्वायर है बीटा टी स्क्वायर। अब देखें बीटा कांस्टेंट है उसका तो डायमेंशन नहीं हो सकता। टी जो है अगर आप उसको यहाँ पे डिवाइड कर लो बीटा टी आपके पास बराबर है 1 के तो टी स्क्वायर को अगर आप डिवाइड कर लो तो बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ तो टी की पावर माइनस 2 टी की पावर माइनस 2 आपके पास डायमेंशन यही है। Which of the following may be used is a valid formula to calculate the speed of an ocean where v speed g acceleration एंड ड्यू टू ग्रेविटी लेमडा वेवलेंथ है, रो आपके पास डेंसिटी है, एच आपके पास क्या है डेप्थ है। ये आपके पास एक फार्मूला दिया गया है सिंपल v इज इक्वल टू लेमडा जी एच। अब ये किस तरह निकाला गया है क्योंकि स्पीड इनको डायमेंशन से निकाला गया है क्योंकि स्पीड का डायमेंशन आपके पास मीटर पर सेकंड है। अगर इसका डायमेंशन आपके पास मीटर पर सेकंड आ रहा है इस इक्वेशन में किसी का भी आ रहा है तो आपके पास राइट ऑप्शन है। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास बराबर है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड स्क्वायर जो है उसका डायमेंशन क्या है टी पावर माइनस 2। रेडियन का तो कोई डायमेंशन आपके पास नहीं है तो टी की पावर माइनस 2 सी ऑप्शन है। द डायमेंशन ऑफ एनर्जी आर द सेम एज दोज ऑफ एनर्जी का डायमेंशन वर्क के साथ सेम है। एनर्जी का डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 और वर्क का भी यही डायमेंशन है। द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी बराबर है जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर।
देखिए g इज इक्वल टू के एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। सिंपल f का डायमेंशन जो है वो आपके पास है m l t पावर माइनस 2, r का डायमेंशन आपके पास l स्क्वायर, नीचे आपके पास क्या है m स्क्वायर, तो एक m इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास m पावर माइनस 1 और ये आपके पास हो जाएगा l क्यूब t पावर माइनस 2। m पावर 0 l पावर 0 आर द डायमेंशन ऑफ डैश, ये सब का डायमेंशन है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास बराबर है n इज इक्वल टू की c डिवाइडेड बाय v, इसका कोई यूनिट नहीं है। स्ट्रेन आपके पास बराबर है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, इसका भी कोई यूनिट नहीं। मैग्निफिकेशन आपके पास बराबर है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तमाम जो है ये आपके पास रेशियो है बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज, इसकी कोई यूनिट नहीं है तो लिहाजा कोई भी डायमेंशन नहीं है। एम एल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 1 डायमेंशन ऑफ डैश, ये किसका डायमेंशन है, ये आपके पास ईटा का डायमेंशन है। ईटा आपके पास क्या है, ये विस्कोसिटी है। 6 पाई ड्रेक फोर्स नंबर 6 है फर्स्ट ईयर फिजिक्स में, उसमें इससे लिया गया है। यहाँ पे आप लिखोगे ईटा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आर वी। एफ का डायमेंशन है एम एल टी पावर माइनस 2, आर का आपके पास एल है, वी का डायमेंशन एल टी पावर माइनस 1 है, तो ये आपके पास एल स्क्वायर हो जाएगा, एक एल एन के साथ कैंसल, टी पावर माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास एम एल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 1। ये लेंथी है, इसका जो है आपने नहीं देखना है, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह है। प्लैंक्स कांस्टेंट है द डायमेंशन ऑफ डैश, प्लैंक्स कांस्टेंट आपके पास बराबर है h इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय f, इन लोगों ने लेंथी मेथड से किया है, तो e आपके पास बराबर है m l स्क्वायर t पावर माइनस 2 और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है t पावर माइनस 1, ऊपर चला जाएगा तो f इज इक्वल टू के m l स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस t की पावर माइनस 1। प्लैंक्स कांस्टेंट डायमेंशन ऑफ डैश किसके बराबर है, अगर आप यहाँ पे देख ले एंगुलर मोमेंटम का बराबर है l इज इक्वल टू के r क्रॉस p, तो r क्रॉस एम वी, तो अब इसका डायमेंशन लिखे, इसका हो जाएगा l, इसका हो जाएगा m, इसका हो जाएगा l टी पावर माइनस 1, तो ये आपके पास हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 1, और ये किसका है, एंगुलर मोमेंटम का। द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर आपके पास बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 और इसका डायमेंशन है एल स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये 2 है, ये आपके पास 1 है, तो माइनस 2 माइनस 1 से क्या आता है, माइनस 1। इसके बाद है प्लांक कांस्टेंट डायमेंशन ऑफ डैश, प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन अभी हमने निकाला एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट आपके पास क्या है, पास्कल। इसके बाद है इफ u इज इक्वल टू यूनिट काज ऑफ p q एंड p इज इक्वल टू x t, वेयर x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द सेंटीमीटर्स एंड t इज द डिस्टेंस टाइम इन द माइक्रोसेकंड, देन द डायमेंशन ऑफ q इज अ डैश। अब q का डायमेंशन आपने सिंपल क्या निकालना है, देखिए p q आपके पास बराबर है किसके, 1 के, या आप इस तरह कर लें कि यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स टी क्यों आपके पास किसके बराबर है, 1 के, तो दोनों 1 के बराबर हैं, तो p क्यों इज इक्वल टू के एक्स टी क्यों, ये और ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। इन डायमेंशन किसका मांगा है, क्यों का, या यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, क्यों इज इक्वल टू, अगर यहाँ से निकालना चाहते हैं, क्यों इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स टी, एक्स आपके पास एल है, टी आपके पास क्या है, टाइम है, तो एक दोनों को अगर ऊपर लेके जाओगे तो -1 बन जाएगा। द डायमेंशन ऑफ वर्क, एनर्जी एंड टार्क आर रिस्पेक्टिवली, दोनों का सबका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी पावर -2। इसके बाद है डायमेंशन ऑफ टार्क, टार्क आपके पास बराबर है टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो टा इज इक्वल टू सिंपल एम एल स्क्वायर टी पावर -2, एनर्जी का डायमेंशन इसके बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल इसमें कौन सा है, देखिए अगर आप इसमें देखें स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपके पास कांस्टेंट नहीं है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये वेरीज भी होती है, तो इसका डायमेंशन जो है वो डायमेंशनल वेरिएबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस वेरिएबल, इसमें कौन सा डायमेंशनलेस वेरिएबल है, जिसका डायमेंशन भी ना हो और वेरिएबल भी हो, तो सिंपल आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन ये वेरिएबल है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर है म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एन, ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन डायमेंशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जिसका डायमेंशन भी ना हो, कांस्टेंट भी हो, तो ये आपके पास 9 है, प्योर नंबर है। द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं है। ये 100 MCQs हमारे हो गए हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे पे करेंगे।